नमस्कार। और हम पूरी उम्मीद करते हैं कि हमारा ये सफ़र यूं ही शानदार बना रहे ताकि ग्रामीण शोधकर्ताओं से हम आपकी यूं ही मुलाकात करवाते रहें। और आज इसी कड़ी में हम आपको मिलवाते हैं एक ऐसे नए शोधकर्ता से जिन्होंने अपने आसपास के किसानों में खासी लोकप्रियता हासिल की है। अपने इसी प्रयास में आइए हम आपको मिलवाते हैं बिहार के शेखपुरा ज़िले के बर्मा गाँव के उन्नत किसान कृष्ण मुरारी सिंह से। कृष्ण मुरारी सिंह अपने क्षेत्र के प्रगतिशील किसान हैं। खेती की नई तकनीकों को अपनाने से वो कभी नहीं हिचकते। अपनी खेती में नए नए शोध करना, बीजों की गुणवत्ता पर खोज करना उनका जुनून रहा है। इसके अलावा भी उन्हें अलग अलग शौक हैं, जैसे कि रेडियो सुनना, किताबें लिखना, खेती से जुड़ी तरह तरह की जानकारियों को जुटाना और इसका प्रयोग खेती में करते रहना। उनकी यही काबिलियत उन्हें बाकी किसानों से अलग पहचान दिलाती है। जी हाँ, ऐसे विविध आयाम वाले कृष्ण मुरारी सिंह खेती के प्रति अपने लगाव के बारे में बताते हुए क्या कहते हैं, आइए देखते हैं। उठो सुनो प्राची से उगते सूरज की आवाज, अपना देश बनेगा एक दिन दुनिया का सरताज, दुनिया का सरताज। देश की जिसने सबसे पहले जीवन ज्योति जलाई और ज्ञान की किरणें सारी दुनिया में फैलाई, लोभ मोह के भ्रम से सारे जग को मुक्त कराया, भ्रातृभावना का प्रकाश सारे जग में फैलाया, अगणित बार बचाई जिसने मानवता की लाज, अपना देश बनेगा सारी दुनिया का सरताज, दुनिया का सरताज। कृष्ण मुरारी सिंह को खेती का काम विरासत में मिला। अपने पिता की देखरेख में उन्हें कृषि से जुड़े कार्य सीखने और उन्हें अपनाने का अवसर मिला। इसी बीच सन 1960 के दशक में बेहतर उपज पाने के उद्देश्य से उनके घर पहली बार ट्रैक्टर आया। उस जमाने के लिए ये एक बहुत बड़ी बात थी। ट्रैक्टर की खरीदारी से मानो कृष्ण मुरारी सिंह की खेती के प्रति लगाव ने उसे और मजबूती दी और पिता के बताए हुए तरीके से अपनी खेती को उन्होंने बेहतर करना आरंभ कर दिया। मैं बचपन से ही करीब 13-14 वर्ष से पिताजी के साथ उनके कदम से कदम मिलाकर चलते थे और वह हमें शिक्षा देते थे कि बेटा देखो, नक्षत्र क्या होता है, वेद क्या होता है, ज्ञान क्या होता है, खेती क्या होता है और खेती का महत्व क्या है। तो एक मंत्र बार बार बोलते थे, अन्नम ब्रह्मम, इसके बिना सृष्टि नहीं चलता, अन्न ब्रह्म के समान है। तो इस तरह की शिक्षा, ऋषियों की शिक्षा जो कृषि में है, तो उस पर उन्होंने प्रेरित किया। और मुझे ऋषि से लगा कि ये ऋषि मतलब रिसर्च करने वाले और रिसर्च कर करके नया नया ज्ञान उपादान देने वाले। तो उस तरह का ललक होते हुए मुझे ऋषियों का, हमारे अपने ऋषि हैं आत्रेय जी, तो वो भी खेतीबाड़ी ही करते थे, गृहस्थ जीवन में थे, माता अनुसुईया नाम थी। और मेरे गांव में महारानी स्थान में उन्हीं का स्थान दिया गया है, माता अनुसुईया और आत्रेय ऋषि जी का। और मैं उनके स्थान पर भी गया तो लगा कि भाई तकनीक जो विज्ञान दे रहा है ठीक है, और जो टिकाऊ तकनीक वेद और हमारे विभिन्न शास्त्रों में दिए गए हैं, तो अगर ये दोनों का समन्वय हम कर करके चलें तो सस्टेनेबल और डेवलपमेंट और अपडेट होता रहेगा, क्योंकि ऋषि महर्षि भी इसको अपडेट करते रहते थे। तो इस मिशन को लेकर के मैं जो समझा पिताजी से, तो वो उसी मिशन पर लगा और खेती में लग गया।
25 एकड़ की भूमि पर खेती करने वाले कृष्ण मुरारी सिंह आमतौर पर खरीफ और रबी दोनों ही तरह की फसलें उगाया करते हैं। उपयुक्त उपजाऊ जमीन और खेती की तमाम सुविधाएं उपलब्ध होने से कृष्ण मुरारी को अपनी खेती करने में किसी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता था। बड़े जोतदार होने की वजह से कृष्ण मुरारी ने समय अनुसार खेती के मिजाज को परखा, उसे जाना और फिर उसी प्रकार की खेती को अपनाया जैसी खेती वो चाहते थे या फिर आसपास के किसानों को अपनाते हुए देखते थे। इस प्रकार कृष्ण मुरारी सिंह को अपनी खेती से जुड़ी छोटी छोटी बातों की जानकारी मिलने लगी और वो अन्वेषी खेती की ओर बढ़ गए। मैं तो पहले किसान बना और किसान में खूब मेहनत किया। मजदूर कैसा 8 घंटा तक खटते थे, ट्रैक्टर चलाते थे, पाटा चलाते थे और जितना भी आधुनिक उसमें था वो उसको चलाते थे और हमारे पिताजी उसका मार्गदर्शन करते रहते थे और वो कुछ बताते भी रहते थे, तो कुछ याद होता था, कुछ फिर बाद में बताते थे। एक ही बात को जो नहीं समझ पाते थे वो बार बार बताते थे। खेती की नई विधि अपनाने से आश्चर्यजनक पैदावार प्राप्त हुई, जिससे अब उनकी खेती करने के तरीकों के बारे में जहां तहां चर्चा होने लगी। साथ ही अन्वेषी खेती ने कृष्ण मुरारी को अपने खेतों और फसलों से जुड़े अनेक शोधों को करने के लिए प्रेरित किया। अपने इस प्रयास में वो लगातार जुटे रहे। कृष्ण मुरारी सिंह का व्यक्तित्व सिर्फ किसानी तक ही सीमित नहीं था, बल्कि किताबें पढ़ना, खेती से जुड़े आलेख लिखना और नई नई रिसर्च के बारे में जानना भी उनकी जिंदगी का हिस्सा बन गया था। पठन पाठन के प्रति उनकी इस रुचि ने उन्हें युवावस्था से ही एक जागरूक किसान का दर्जा दे दिया था। फसलों की पैदावार के दौरान आम किसान उनके दरवाजे, खेतों, खलिहानों तक आते और उनसे राय मशवरा किया करते थे। कृषि के बारे में मतलब शुरू से जो नए नए प्रोडक्ट बीज आते हैं उनके बारे में जानकारी मिलती है और यहाँ की मृदा से शुरू से लेकर पटवन कैसे की जाती है, कृषि के बारे में ये सब जानकारी शुरू से लेकर लास्ट तक हमको प्रोत्साहित करते रहते हैं। और ऑर्गेनिक कृषि के बारे में, रसायन का कम यूज करना है, ये सब के बारे में जानकारी देते रहते हैं। लोगों ने इनसे इतनी शिक्षा लिया कि अब तो मैंने भरपूर अपना खाने पीने का भी हो जाता है और भी जो काम है इससे लोग गुजारा कर लेते हैं। कृष्ण मुरारी सिंह खेती के साथ साथ पढ़ने लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं। इसका फायदा उन्हें अपनी खेती की उन्नति में भी मिलता है। खेती से जुड़े ज्ञान को वो सिर्फ अपने तक सीमित नहीं रखते, बल्कि अपने किसान साथियों के बीच भी उसे साझा करते रहते हैं। हम सबके जीवन में हम सब कभी ना कभी ऐसा ज़रूर महसूस करते हैं कि जब किसी आम विषय पर हम चर्चा करते हैं तब भी उससे कुछ ना कुछ नई बातें सीख जाते हैं और उन्हें जीवन में अमल कर डालते हैं, जिससे हमें एक बेहतर परिणाम प्राप्त होता है। कृष्ण मुरारी सिंह भी एक दिन एक ऐसे ही परिणाम को पाने की आशा में जुड़ गए, लेकिन कैसे, आइए जानते हैं। किसानों के साथ लगातार चर्चा और विचार विमर्श करते रहने से उनके मन में फसलों की नई वैरायटीज को उगाने का विचार आया। इसे साकार करने के प्रयास में वो जुट गए। पहली बार उन्होंने अपने इस प्रयास में खेसारी दाल के पौधों के साथ प्रयोग शुरू किया। खेसारी को लेथायरस सटाइवस कहते हैं और चिकलिंग बैच अंग्रेजी में नाम है। हमारे यहाँ लोग यूपी में लाखोड़ी बोलते हैं, महाराष्ट्र में। तो खेसारी जो है उपेक्षित फसल था और उपेक्षित फसल को हम अपेक्षा किए कि यह अच्छा फसल बन जाए। तो अच्छा फसल के लिए शोध हुआ, इनोवेशन हुआ और हमने जो विभिन्न मंचों से प्रश्न उठाया उसका उत्तर सरकार ने उसके शोध पर दिया और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और भी संस्थानों ने उस पर ध्यान देकर के अच्छी किस्में विकसित किए हैं। किसान भाइयों को दलहन अनुसंधान संस्थान जो कानपुर में है वहाँ से लेकर के और अच्छा खेती करना चाहिए, उसमें कोई खतरा नहीं है और कोई अति नहीं है। आमतौर पर किसान खेसारी दाल को उपजाने से बचते हैं,
सामान्य परिवारों में घरेलू उपयोग में इसका महत्व कम होता है। खाने पीने में ना के बराबर इसका प्रयोग होता है, लेकिन पशुओं के हरे चारे के तौर पर ये काफी उपयोगी साबित होता है। खासकर दुधारू पशुओं जैसे गाय, भैंस, बकरी आदि के लिए खेसारी दाल के पौधे काफी पौष्टिक होते हैं। इसीलिए आमतौर पर किसान इसे चारे के लिए अपनी जमीन के थोड़े से हिस्से पर ही उगाते हैं, ताकि पशुओं को बेहतर हरा चारा उपलब्ध हो सके। इसके अलावा किसी खास मौके पर इच्छानुसार घरेलू उपयोग में भी लाया जा सके। लेकिन कृष्ण मुरारी सिंह ने खेसारी दाल को बड़े पैमाने पर उगाने का फैसला लिया। इसके लिए उन्होंने अपनी जमीन के 1/4 हिस्से पर खेसारी लगाने का विचार किया। खेसारी दाल मेरा रुचि ये रहा कि बार बार इख्तियार दिए जा रहे थे नेताओं के द्वारा, अधिकारियों के द्वारा कि हम 7,000 करोड़, पूरा आंकड़ा दे रहा हूँ, 7,000 करोड़ रुपए का हम दाल इंपोर्ट करते हैं, वो भी ऑस्ट्रेलिया वगैरह से करते हैं। और जबकि हमारे यहाँ खेसारी है, खेसारी भगवान का दिया हुआ है। तो खेसारी में पहले माता बहनें तकनीक जानती थी और उसको घैले में दे करके पानी दे करके उसका भाप कर देती थी, वो ऑपरेशन कर देती, जो भी कलमस कसाय है वो निकल जाता था। तो बस यही है कि हम आत्मनिर्भर दलहन के मामले में बने, एक्सपोर्टर बने, इसीलिए हमने एक इनोवेशन के तहत ये कार्य किया। भौगोलिक और जलवायु के आधार पर देखा जाए तो खेसारी की खेती के लिए पानी की नाम मात्र आवश्यकता होती है। ये छायादार जगहों में भी आसानी से उगाया जा सकता है और अतिरिक्त खर्च का कोई बोझ भी नहीं रहता। इससे इसकी खेती आसान होती है। बावजूद इसके बाजार में इसकी अच्छी कीमत मिल जाती है। कृष्ण मुरारी सिंह ने इसकी खेती को बढ़ाने और उन्नत किस्मों के बीजों को विकसित करने के लिए ही बायो तकनीक का इस्तेमाल किया और खेती की एक नई विधि को अपनाया। खेती के लिए अपनाई गई इस तकनीक से कृष्ण मुरारी को आशातीत सफलता मिली, जिससे आम किसान भी प्रभावित हुए। जो हमारा विरासत था, हमारे परिवार का, हमारे कुल का और हमारे ऋषियों का, तो उस विरासत को हमने धरोहर के रूप में लिपिबद्ध कर दिया और एक डर से बच गया कि इसका कोई इस ज्ञान का पेटेंट, जैसे अमेरिका जैसे खूंखार देश वो ले लेता है, अब नहीं ले पाएगा, डॉक्यूमेंटेशन हो गया। तो सारा उद्देश्य हमारा सारे किताबों में यही है, कृषि और उसके इर्द गिर्द की गतिविधियाँ उसमें समाया हुआ है। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, कहने का मतलब ये है कि लगातार पढ़ने से, अभ्यास करने से एक सामान्य छात्र भी विद्वान बन सकता है। ये मुहावरा किसान कृष्ण मुरारी सिंह पर पूरी तरह से फिट बैठता है। अपने लंबे शोध के बाद उन्हें कामयाबी मिली और आम किसानों के लिए वो प्रेरणा का स्रोत बन गए। आइए आपको कृष्ण मुरारी सिंह के व्यक्तित्व के कई पहलुओं से परिचित करवाएं और इसके लिए उनकी दिनचर्या को जानने का प्रयत्न करते हैं। आमतौर पर कृष्ण मुरारी सिंह का व्यक्तित्व आम किसानों से हटकर है। जहां आम किसान सादगी में अपना जीवन जीते हैं और खेतों और चौपालों तक उनकी जिंदगी सिमट कर रह जाती है, वहीं कृष्ण मुरारी सिंह लेटेस्ट गैजेट का उपयोग करते हैं और दुनिया में हो रही तरह तरह की रिसर्च और अनुसंधान की जानकारियां रखते हैं, उनके प्रति जागरूक रहते हैं। कृषि से जुड़े नए शोध और रिसर्च को जानने के लिए पत्र पत्रिकाओं को पढ़ते रहते हैं। नियमित रूप से कृषि से जुड़े समाचार देखते हैं, साथ ही नियमित रूप से लेखन कार्य भी करते हैं। उनकी अब तक लगभग 1 दर्जन पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। उनकी प्रमुख पुस्तकों में वर्षा आश्रित टिकाऊ खेती को भारत सरकार के कृषि मंत्रालय द्वारा प्रकाशित किया जा चुका है। उत्तम खेती मध्यम मान, निश्चित चाकरी भीख निदान, ऐसा घाघ ने कहा है। और घाघ का कहना ये है कि सबसे अच्छा खेती है और उसका उत्तम खेती मध्यम मान, व्यापार जो है सो दूसरे नंबर का है और तीसरे नंबर का जो है सो भीख मांगना है। तो उत्तम खेती करने के लिए आप
सावधान हो जाएं और सावधानी पूर्वक ग्रह नक्षत्र का सबका योग बना करके शगुन करके और खेती को करें। तो इसमें सारा के सारा जो है सो ज्ञान और उपादान भरा हुआ है, पोएम में, लोकोक्तियों में भरा हुआ है। तो इन लोकोक्तियों के द्वारा जो है सो पूरे किताब बनाए हैं। लगभग 250 पृष्ठों का डबल डिवाइस साइज में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने सम्मानित किया है भी और छापा है भी और बेच भी रहे हैं। गया कॉलेज से स्नातक कृष्ण मुरारी सिंह विदेशी साहित्य को पढ़ने और उस पर अपने विचार प्रकट करने में भी काफी दिलचस्पी लेते रहे हैं। खासकर शीत युद्ध के दौरान देश विदेश से जुड़ी खबरों और रशियन साहित्य में उनका काफी लगाव रहा है। रशियन लेखकों में अंतोफ चेखोव की लघु कहानियां वो बड़े ही आनंद से पढ़ते हैं। कृष्ण मुरारी सिंह का रशियन साहित्य और रचनाओं के प्रति युवावस्था से ही जुड़ाव था। अपने इस लगाव को उन्होंने समय के साथ फलने फूलने दिया। शायद यही कारण रहा कि आगे चलकर अंतोफ चेखोव पर लिखे उनके आलेख को रूस की रेडियो सर्विस वॉइस ऑफ रशिया संस्था द्वारा पुरस्कृत किया गया। नई दिल्ली स्थित रूसी दूतावास में उन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया गया था। रूसी भाषा संयुक्त राष्ट्र की भी एक भाषा है और रूसी देश का ये मातृभाषा है, रशियन लोगों का मातृभाषा है। तो हमें लगा कि मैं रेडियो मॉस्को सुनता था तो उसमें रूसी भाषा का पाठमाला आता था, बड़ा अच्छा लगता था। उसमें काफ़ी शब्द हमारे हिंदी, संस्कृत और अपना भारतीय भाषाओं से मिलता जुलता था। अब जैसे अग्नि को अगोन कहते हैं, द्वार को द्वेर कहते हैं, नभ को नेवो कहते हैं, मातृ को मात कहते हैं, भ्रातृ को भ्रात कहते हैं। उसी तरह अंक में अजिन, द्वा, चितिरी, सेम, तो इस तरह से और वाक्य विन्यास भी जो है सो बड़ा अच्छा हमको लगता था कि सीखने की भाषा। मैं रेडियो से ही उसको कुछ सीखा। और लियो टॉलस्टॉय ने वार और पीस में मैं उसको पढ़ा, 4 वॉल्यूम में पढ़ा। तो वार एंड पीस में उन्होंने कहा है कि जो है सो जो हार गया उसका भी सम्मान होना चाहिए, क्योंकि संघर्ष किया वो फेल हो गए। तो उसमें 3 शब्द उन्होंने बड़ा जोड़ का देखा, मीर द्रुजवा स्त्रुदनी चिस्तवा, शांति मैत्री और सहयोग से रहो, युद्ध को छोड़ो। समय समय पर अलग अलग विषयों पर लेख लिखने के शौकीन कृष्ण मुरारी सिंह ने 1985 से सार्वजनिक रूप से अपना लेखन कार्य शुरू किया। इसी दौरान उन्होंने पुस्तकें भी लिखनी शुरू की। उनकी पहली किताब इसी वर्ष यानी सन 1985 में ग्रामीण भारत में कृषि कार्यों पर आधारित थी। इसके बाद वो निरंतर लिखते रहे और अलग अलग विषयों पर ढेरों किताबें लिखीं। तो पता नहीं कोई अदृश्य शक्ति ने कहा कि भाई इसको लिख के डॉक्यूमेंट कर दो, सारी दुनिया में अवेयरनेस फैलाओ कृषि के बारे में, ताकि वो किसान लोग जो है सो आत्मनिर्भर बन सकें। तो इस तरह से प्रेरणा मिली और मैं गांव में ही पहले कविता से शुरू किया, छोटी छोटी कविताओं से शुरू किया। पहले तो राष्ट्रीय झंडा पर ही किया। केसरिया रंग भरने वाला सादा है सच्चाई, हरा रंग है हरी हमारी धरती की अंगड़ाई, कहता है यह चक्र हमारा कदम कभी न रुकेगा, भारत सदा झंडा सदा ऊंचा रहेगा, झंडा सदा ऊंचा रहेगा। 67 वर्षीय कृष्ण मुरारी सिंह के लिए जहां कृषि एक जीवन यापन का आधार है, तो वहीं रचनात्मक लेखन उनके विचारों का क्रमिक सृजन है। अपनी इसी सृजनात्मक क्षमता के आधार पर कृष्ण मुरारी सिंह आम किसानों को प्रेरित करते हुए कहते हैं, रासायनिक खेती से मुख मोड़, रासायनिक खेती से मुख मोड़, चलो रे भाई जैविक खेती की ओर। रासायनिक खेती से मुख मोड़, चलो रे भाई जैविक खेती की ओर। हरी खाद
केचुआ खाद का करो प्रयोग, हर तरह के खली का हो उपयोग, परंपरागत ज्ञान उपादान का सदुपयोग, पुराने बीजों का भी हो प्रयोग, रासायनिक खेती से मुख मोड़, चलो रे भाई जैविक खेती की ओर, चलो रे भाई जैविक खेती की ओर। अपने जीवन में कृषि कर्म के सफलतम जीवन को जीते हुए कृष्ण मुरारी ने अनेक पुरस्कार और सम्मान प्राप्त किए हैं। इन सम्मानों में खास तौर से 1997 में नागपुर की साहित्यिक संस्था द्वारा किसान सम्मान प्राप्त करना प्रमुख है। सम्मान होता है। सम्मान का मतलब हुआ कि जो अच्छे लोग काम कर रहे हैं उनको सम्मानित किया जाना, और सम्मानित करने के बाद वो तरोताज़ा हो जाते हैं और लगता है कि हम सद्मार्ग पर चल रहे हैं, अच्छे रास्ते पर चल रहे हैं, देश के लिए काम कर रहे हैं, कोई बुरा काम नहीं कर रहे हैं। तो उनका मनोबल आत्मनिर्भर हो करके और निडर हो करके वो किसी बात को कहना, सुनना या लिखना वो करते हैं, जो हमारे संविधान में फ्रीडम ऑफ स्पीच है। तो उसके तहत उनका मनोबल और दिन दुना रात चौगुना बढ़ता जाता है, संस्कार प्रखर होता है और कार्य में गुणवत्ता आकर के चौगुना होने लगता है। वर्तमान में वो अपनी पत्नी और परिवार के बीच खुशहाल जीवन जीते हुए एक बेहतर भविष्य के निर्माण के लिए आम किसानों को प्रोत्साहन और सलाह देते रहते हैं। तो देखा आपने किस तरह से पिछड़े हुए क्षेत्रों में रहकर भी किसान अपने प्रयासों से कामयाबी को हासिल करते हैं, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सम्मान प्राप्त करते हैं। आप भी अपने बेहतर शोध कार्यों से न केवल लाभकारी कृषि को बढ़ावा दे सकते हैं, बल्कि एक नए भारत के निर्माण में अपना योगदान दे सकते हैं। तो सुदूर गांव में रहने वाले ऐसे ही किसान शोधकर्ताओं से जुड़ी कई जानकारियां आप तक हम पहुंचाएंगे अपने अगले एपिसोड में। तब तक आप हमारा इंतज़ार कीजिए और अपना ख्याल रखिए। फिलहाल दीजिए अनुमति। नमस्कार।